जय हिंद दोस्तों। रणभूमि में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर जितने प्रीवियस ईयर जो सवाल पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इसके डिस्कशन के साथ ये ज्ञान बिंदु के द्वारा जो बुक पब्लिश किया गया है ज्ञान बिंदु का, तो उसको हम लोग आज एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये मध्य निषेध 2000 दरोगा का जो पोस्ट आया था, ये कब था? डेट 3/9/2023 को किया गया था। उसके क्वेश्चन है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया विंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। और ये बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ? 1943 में जन्म हुआ था। और ये विंदेश्वर पाठक ही जो थे सुलभ शौचालय की स्थापना किए थे 1970 ईस्वी में। सुलभ शौचालय की स्थापना किए थे। और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1991 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से। तो ये भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बच्चों के टीकाकरण के अंतर्गत ये कब शुरू किया गया? 2014 में शुरू किया गया था। तो ये इंद्रधनुष किसका है? तो टीकाकरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और ये विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की पहल है। किसकी पहल है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के यूएनईपी का पहल है। और जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था पर्यावरण दिवस के लिए। और ये पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 से मनाया जाता है। तो 1972 में इसकी बातचीत हुई थी स्टॉकहोम में, और 1974 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो कहाँ? ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। और 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं को खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? तो शुरुआत 1992 में किया गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। ठीक है। और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ठीक है। और 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये कतर में आयोजित किया गया था। ये तो है 23वां नंबर का। ये जो है 23वां नंबर का है। और 22वां कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था। और जीता कौन? अर्जेंटीना जीता। और उपविजेता फ्रांस बना था। और फीफा महिला विश्व कप कहाँ हुआ था 2023 में? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। और विजेता कौन बना? स्पेन बना। और उपविजेता कौन था? इंग्लैंड था। तो महिला वाला में कौन जीता? स्पेन जीता है। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये 2022 वाला है वो भारत में आयोजित हुआ था। और जीता कौन? स्पेन। और उपविजेता बना कोलंबिया। तो ये सवाल है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि ये आयोजित किया गया था कहाँ? स्पेन में। ये आयोजित किया गया था भारत में। और जीता कौन? स्पेन जीता। और उपविजेता बना कौन? कोलंबिया बना। मस्तिष्क का कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा कौन भाग होता है? सेरिब्रम होता है। कौन होता है? सेरिब्रम होता है। सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम जिसको कहते हैं। और मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला को अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में 2 भागों, आगे वाला है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक होता है सेरिब्रम होता है। और एक होता है कि डाइनसेफ्लॉन होता है। डाइसेफ्लॉन होता है। तो जो सेरिब्रम है ये सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। ये लगभग 2/3 हिस्सा होता है इसका। कितना होता है? 2/2 हिस्सा होता है सेरिब्रम का। और ये किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद करना, घृणा, प्रेम, भय जैसी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो ये कौन नियंत्रण करता है? आपका प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम कहते हैं। डाई डाइएन्सेफ्लॉन के बारे में पढ़िए। तो ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, डाइएन्सेफ्लॉन। और ये अधिक या कम टेम्परेचर का आभास, दर्द व रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये 2-3 चीजें हैं। तो क्या क्या कहता है? अगर टेम्परेचर कम है कि ज्यादा है, रोना है, दर्द में रोना है, ये जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन कर रहा है आपका? तो डाइसेफ्लॉन करता है। मध्य मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहता है कि कार्पोराक्टा जिनेमिना, कार्पोराक्टा ड्रीजेमिना, ये दृष्टि और श्रवित
शक्ति पर नियंत्रित करता है। देखने और सुनने की जो शक्ति कौन नियंत्रित करता है? तो कार्पो कार्पोराक्टाड्रिजेमिना है, ये देखने और सुनने की शक्ति को नियंत्रण करता है। फिर सेरिब्रल पेंडिकल, ये क्या है? सेरिब्रल पेंडिकल, तो ये होता है तंतुओं का बंडल होता है। ये क्या होता है? तंतुओं का बंडल होता है, जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों या मेरुरज्जु से जोड़ता है। ये कहता है कि तंतुओं का एक बंडल है। पेंडिकल क्या है? तंतुओं का बंडल है, जो कि कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों से क्या करता है? मेरुरज्जु से जोड़ता है। पिछली मस्तिष्क की बात कर ले तो ये दो भाग में होता है। एक सेरिबेलम होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। या मुद्रा, पोस्चर, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशियों की गति को, जैसे आपका हाथ का मूवमेंट हो गया, पैर का मूवमेंट हो गया, आप चाहेंगे तो हाथ हिलाएंगे, नहीं चाहेंगे तो हाथ नहीं हिलेगा। तो ये सब कौन करता है? ये सेरिबेलम करता है। ठीक है। और इसका दूसरा क्या है? कहते हैं मस्तिष्क स्टेम जो है, इसके दो भाग होते हैं। एक पोन्स होता है, एक मेडुला ऑब्लांगेटा होता है पीछे वाला में। या श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है? तो श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला कौन है? पोन्स है। पोन्स जो है श्वसन दर को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा है, इसमें अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अनैच्छिक का, जिसको अभी हृदय गति हो गया, हृदय गति आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। आप श्वसन गति आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। हृदय की गति, रक्तचाप, श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। और खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसाओं का स्राव इत्यादि का नियंत्रण होता है। तो ये किसी तरह मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। मंत्रिपरिषद का आकार होता है, तो मंत्रिपरिषद का आकार होता है लोकसभा का 15%। कितना होता है? लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। कब किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या भी विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ये दोनों जगह लागू होता है, आपका लोकसभा में भी और विधानसभा में भी होता है। किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगा। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत इससे 12 से कम नहीं होगा। दिल्ली विधानसभा में कितना है? 10% है। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य, डीआरडीओ द्वारा जो विकसित लक्ष्य है वो क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? तो ये क्या है? चालक रहित विमान है। क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? एक चालक रहित विमान है। इसका नाम याद रखिएगा कि लक्ष्य है क्या। तो लक्ष्य क्या है? ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, और ये चालक रहित विमान है। कहता है कि लक्ष्य जैसे टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः प्रयोज्य उपयोग करने वाला सबसोनिक हवाई प्रणाली है। तो कहता है कि जो लक्ष्य है वो टरबाइन इंजन से चलता है, और ये कहता है कि पुनः उपयोग करने योग्य है, मतलब दोबारा इसको रीयूज किया जा सकता है लक्ष्य को। ठीक है। कहता है कि डीआरडीओ के वैमानिकी विमान प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स एचएएल द्वारा बनाया गया है। तो डीआरडीओ का एक जो शाखा कौन है? एचएएल, इसके द्वारा बनाया गया लक्ष्य को किसके द्वारा बनाया गया? डीआरडीओ के एचएएल के द्वारा। ये 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य को भेज सकता है। 1.5 किलोमीटर की लंबाई के, मतलब कि 1.5 किलोमीटर की लंबाई के बीच में ये क्या करता है कि 2 लक्ष्य को भेज सकता है। इसका नाम क्या है? लक्ष्य है। इसे भारतीय सेना वायुसेना में शामिल किया गया 2001 में, 2002 में, 3 में। ठीक है। डीआरडीओ का गठन कब किया गया? तो डीआरडीओ का गठन किया गया 1958 में। डीआरडीओ कब किया गया? 1958 में किया गया है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है, अभी भी यही है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन है? तो ये कांवर झील है। कौन है? ऑक्सबो झील आपका कौन सा है? कांवर झील है। और ये कहाँ? कांवर झील आपका बेगूसराय में है। ठीक है। तो सबसे बड़ी झील है, ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है, और ये बेगूसराय में है। तो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है, और कहाँ है? बेगूसराय में है। और ये बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट है। क्या है? बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट है। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर करता है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पर काम करता है। लैक्टोमीटर जैसे दूध की गुणवत्ता को नापते हैं। जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होता है। यह भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। इसी को कहते हैं हाइड्रोमीटर। भी आर्किमिडीज सिद्धांत पर ही काम करता है हाइड्रोमीटर। ठीक है। रक्षा पेटी होता है, पनडुब्बी भी आर्किमिडीज सिद्धांत पर ही काम करता है। रक्षा पेटी भी और पनडुब्बी भी। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश से। तो कहता है कि कर्क रेखा
ये विषुवत कहता है कि विषुवत रेखा से, ये अगर ये आपका जी विषुवत रेखा है तो उससे 23.5 डिग्री ऊपर है। कितना है? 23.5 डिग्री ऊपर है कर्क रेखा। और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले कौन होता है? गुजरात है। उसके बाद राजस्थान है, छोटा सा, फिर छोटा सा नहीं है, मतलब छोटा सा पार्ट से गुजरता है। फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, उधर त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। भारत में माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटता है। तो आप ये देखिए कि कर्क रेखा कितने कितने राज्यों से गुजर रहा है, तो 8 राज्यों से गुजर रहा है। और माही नदी जो है कि 2 बार इसको काटता है, माही नदी। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। अब इसको बूढ़ी गंडक किसकी है? गंगा की। गंगा से जाता है, पहले तो आता है कि आपका घाघरा नदी सबसे पहले है, और उसके बाद क्या है? बूढ़ी गंडक ही है। उसके बाद है गंडक नदी है, फिर है बागमती है, फिर कमला है, कोसी है, फिर महानंदा है। कहता बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर, ये निकलता कहाँ? सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिला बहते हुए खगड़िया में गंगा नदी में जाके मिलता है। तो जो ये बूढ़ी गंडक है कहाँ के मिलता है? खगड़िया में। कहाँ मिलती है? खगड़िया में आके गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो बूढ़ी गंडक के मसान कौन कौन है? मसान, बालोर, क्या हो गया इसका? तो इसकी सहायक नदी है मसान, बालोर, तिऊर, घनौती। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है? तो उत्तर में कहता है कि रामगंगा, गोमती हो गया। ये अटक गया भाई साहब, 1 मिनट। ये काम नहीं कर रहा है। हम्म। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन है? मसान, बालोर, तिऊर और घनौती। ये सब क्या है? इसकी सहायक नदी है। अगर गंगा में कहता है कि उत्तर से कौन कौन दिशा में कौन कौन आता है, तो पहले रामगंगा है, फिर गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानंदा है। ये ऊपर से आता है। और दक्षिण की ओर से बात है तो टोंस है। टोंस है दक्षिण की ओर से, यमुना भी दक्षिण की ओर से मिलता है, कर्मनाशा है, फिर सोन है, फिर पुनपुन है और क्यूल है। ये सब क्या है? दक्षिण से मिल जाती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ से सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कहता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर हुए अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपका अरावली पर्वत है, ठीक है। और नीचे सॉरी विंध्याचल पर्वत है, ये कौन है? विंध्याचल पर्वत है। और नीचे में कौन है? सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत है। तो यहाँ अमरकंटक से निकलता है और ऐसे ऐसे बहते हुए ये अरब सागर में आके गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? अरब सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। कहता है जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात है। कहता है ओरसंग नर्मदा के दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। नर्मदा में दाएं तट से ये नदी जा रहा है, तो इसके दाएं तट से कौन मिलता है? ओरसांग। ओरसांग मिलता है नर्मदा नदी पे। जी नर्मदा इधर से कौन मिलता है? ओरसांग नर्मदा नदी पे मिलता है। तवा, बंजर, शेर आदि इसकी अन्य सहायक नदी है। तवा हो गया, बंजर हो गया, शेर हो गया, इसकी अन्य सहायक नदी हो गया। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली, कब मिला था? बंगाल के जो इलाहाबाद की जो संधि हुआ था, कब हुआ था? इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? ये 1765 में हुआ था। 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, हारने के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था। शाह आलम द्वितीय थे, कौन थे? शाह आलम द्वितीय ने। और पहला संधि हुआ था 12 अगस्त, 12 अगस्त 1764, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 12 अगस्त 1765 में। फिर एक हुआ था 16 अगस्त 1765 में। इसमें कौन था? इसमें शाह आलम था। कौन था? शाह आलम था, शाह आलम द्वितीय। इसमें सुजाउदौला था, सुजाउदौला, सिराजुद्दौला या सुजाउदौला जो भी था, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे। कहता है 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद के शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। कहता है इसमें मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्राप्त किए थे। और इसके बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। कहता है कि कंपनी ने मुगल सम्राट को कितना देता? 26 लाख रुपए पेंशन देना स्वीकार किया था साल में। तथा अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र से लेकर मुगल सम्राट तक शाह आलम द्वितीय को दे दिया। तथा कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और
इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया था, और अवध से कड़ा ले लिया। अवध से कड़ा लिया और इलाहाबाद को दे दिया शाह आलम को। ये कहता है कि दूसरा जो हुआ था, देखिए द्वितीय 16 अगस्त 1765 में सुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। चुनाव आयोग का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 324 में है। कितना है? आर्टिकल 324 में है। ये भाग 15 में है। चुनाव आयोग की बात कर दिया जाए तो 15 में है। 224 से लेकर 329 के क तक है। 324 से लेकर 329 के क तक है। 324 में कहता है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशक और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि 1950 से लेकर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम करता था। केवल इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 1989 में राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया और 1990 के उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्तों को पद को समाप्त कर दिया गया। स्थिति पहले की तरह हो गई थी। तो 1989 में लाया गया, फिर 1990 में इसको खत्म भी कर दिया गया। 1990 में कहता है कि 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया और इसके बाद अब तक यही चलते आ रहा है। तो 1993 में फिर दोबारा आया, 2 पद उसको एक साथ किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो कहता है कि समान शक्ति होता है, इनके वेतन, भत्ते और दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। तो मुख्य कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। फिर बाकी है कि इसका कार्यकाल अगर कहते तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, प्रथम को थे सुकुमार सेन थे। कौन थे? जो 1950 से लेकर 1958 तक 8 साल थे। कब तक? 1950 से लेकर कब? 1958 तक थे। ठीक है। और जो प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? कहता है कि आयुक्त VS रामा देवी थी। कौन? VS रामा देवी थी, जो कि 1990 से लेकर मात्र 11 दिन के लिए थी। कितने दिन के? 11 दिन के लिए थे। 11-12 दिन के लिए थे। 26-4-15 दिन के लिए। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार नहीं, बल्कि अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के, ये याद रखिएगा। राज्य सूची के विषय में संसद कब कानून बनाती है? राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत पारित करके। हाँ, यही तो है। कहता है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है राज्यसभा में तो वो कानून बना सकता है। कहता है कि राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान है। 4 विशेष है। पहला क्या है? कहता है कि राज्य सूची के विषय में कहता है 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कानून बना सकता है। आर्टिकल नंबर कितना है? 249 में ये बात लिखा गया है। कहता है नई अखिल भारतीय सेवा का भी गठन किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, जिसका आर्टिकल नंबर कितना है? 312 है। आर्टिकल कितना है? 312। राज्यसभा ही उप राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, आर्टिकल 67 में। बताया जो आपका उपराष्ट्रपति है, इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा से ही शुरू हो सकता है, आर्टिकल 67 में दिया गया है। कहता है यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा ऐसे समय की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया है, तो इसकी स्वीकृति निश्चित अवधि के अंदर में होता है, तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगा। कह रहा है कि अगर जो राष्ट्रपति की आपात की घोषणा हो जाता है, लोकसभा नहीं है, तो राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगा। 352, 356 और 360। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा होना जरूरी है। ठीक है। कहता है कि लोकसभा के भी कुछ कुछ विशेष शक्तियां प्रदान है। ये तो राज्यसभा का देखें। लोकसभा में कहता है कि धन विधेयक है, आर्टिकल 110 है, वो प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक का कितना है? आर्टिकल 110 में क्या है? प्रथम बार लोकसभा ही पेश किया जाता है। कहता है राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकृत और संशोधित नहीं कर सकती है, सिर्फ कहता है कि सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। ठीक है। कहता है राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकते हैं, इसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं किया जा सकता है। जो अनुदान के जो मांगों की पर मतदान नहीं किया जा सकता है बजट में। ठीक है। कहता है राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा से ही पारित होता है। आपातकाल शुरू जो राष्ट्रपति जो करते हैं, अनुमोदन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन खत्म कौन कर सकता है? सिर्फ लोकसभा ही खत्म कर सकता है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। बताया कि राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 678 से 9725 तक है। 678 से 9725 तक है। ये जो आपका इधर से लेकर इधर की बात कर रहा है, किधर से किधर से, ये है। ये अगर ऐसे जो हम बना देते हैं तो यहाँ से, तो ये क्या है? 6 7 8
से लेके 9725 तक है। कब तक है? 9725 तक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और ये अगर ये कितना हो जाएगा? इसमें पूर्वी विस्तार नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है? अक्षांशीय विस्तार नहीं लिखा है। देशांतरीय विस्तार कितना है? 678 पूर्वी से लेकर 9725 पूर्वी देशांत तक है। भारत पूर्वी तरफ से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, जो यह 8.4 से लेके कहता है कि 37.6 उत्तरी अक्षांश के विस्तृत है। अगर हम कहता है कि अक्षांशीय विस्तार की बात कर दे तो ये कितना है? 8.4 से लेके 3 कहता है कि 37.3 दूनी 617 है, ऐसा 37.6 डिग्री तक है। ये 37.6 डिग्री तक है। कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर है। कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। और अगर इसकी ऊपर से नीचे की लंबाई अगर बात करते हैं, ऊपर से नीचे कितना है तो लंबाई है, तो कहता है कि यह 3214 है। कितना है? 3214 है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें इधर से इधर वाला, तो वो कितना है? 2933 है। ये कितना है? 2933 है। और 3214 2933 है। ठीक है। तट रेखा की लंबाई 7516 है। कितना? 7516 किलोमीटर है, जो कि ये अब बदल कर लगभग 11,000 समथिंग हो गया। ये चेंज किया गया है अभी लेटेस्ट डेटा में। कहता है स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? स्थलीय सीमा की 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो गया? 15,200 है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर ले, अगर सबसे ऊपर वाले बिंदु की बात करें तो इसको कहते हैं इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है। ऊपर वाले को इंदिरा कौल लद्दाख में, नीचे वाले को इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। पश्चिमी अगर पीछे की बात कर ले तो कहता गुहार मोती गुजरात में है। और पूर्वी में कहता किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत क्या है? पैराबैंगनी किरणों से तो ये कहाँ पे होता है? तो ये कहता है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। स्ट्रेटो मतलब क्या होता है? समताप मंडल। देखिए कहता है कि समताप मंडल में पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। तो कहता है कि परत तो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। कहता है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसको संवहन मंडल भी कहा जाता है, परिवर्तन मंडल भी, और क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तक है। और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है। ध्रुवों पर कितना है? 8 किलोमीटर है। और ये यहाँ पे कितना है? तो ये लगभग 18 किलोमीटर है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं होता है, बाष्पीकरण, संघनन, कोहरा, बादल, ये चक्रवात सब होता है आपका क्षोभ मंडल में। कहता है 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना होता है? 1 सेल्सियस दर से घटता है। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और क्षोभ मंडल समताप मंडल को ट्रोपोपॉज के द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा अलग किया जाता है? ट्रोपोपॉज के द्वारा अलग किया जाता है। 1 मिनट। ठीक है। कहता है क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल हो गया, ये मध्य मंडल, आयन मंडल और बही मंडल। ये लगभग 18 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर और ये 400 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच में ट्रोपोपॉज होता है। समताप और मध्य मंडल के बीच में स्ट्रेटोपॉज होता है। और आयन और बही मंडल के बीच में मेसोपॉज आता है। सप्ताप मंडल के बीच में देखिए 50 किलोमीटर की ऊंचाई है। इसमें मौसम परिघटनाएं नहीं होती है। वायुयान उड़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसमें। ये कहता है कि समताप मंडल में ओजोन परत है। समताप में ही क्या है? ओजोन परत है, जो कि 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। कहता है समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपोज द्वारा अलग होता है। क्या होता है? और यही जो सवाल था, देखिए पहले वैज्ञानिक के रूप क्या करता है? ये अवशोषण कर लेता है। मध्य मंडल के बारे में करेंगे, 50 से 80 किलोमीटर तक है। ये आयन मंडल मेजोपोज के द्वारा अलग होता है। आयन मंडल का लगभग 400 किलोमीटर के मध्य है। और कुछ स्रोतों में 640 किलोमीटर तक माना जाता है। इसमें कहता है कि आयन मंडल में रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार माध्यम व्यवस्था को संभव बनाता है। तो आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगों को वापस करता है, जिससे हमारा संचार व्यवस्था काम करता है। वही मंडल हो गया, सबसे ऊपरी परत हो गया। कहता है कि ऊपर होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है यह मंडल। अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस जैसी घटनाएं आयन मंडल में ही घटित होती है। आयन मंडल में होती है, जो एक प्रकार का सौर तूफान का निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग है। ठीक है। सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है सीता माँ का वो। और चैत माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। किससे? चैत से शुरू होता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर वो क्या कहलाता है? पक्षाव बादल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को कहते हैं पक्षाव बादल कहते हैं। कहता है औसत ऊंचाई के आधार पर बादल को 3 मुख्य भागों में तथा 10 उप भागों में बांटा जाता है। तो पहला होता है उच्च बादल। तो उच्च बादल की ऊंचाई कितना होता है?
तो 6000 से लेकर 20,000 मीटर तक होता है उच्च बादल। और उच्च बादल में ये सब चीज़ें होता है। सबसे ऊपर उच्च बादल हो गया। और उच्च बादल में पहला क्या आता है? पहला होता है पक्षाभ बादल, सबसे ऊपर ही हो गया। फिर होता है पक्षाभ स्तरीय बादल हो गया। बताइए, आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की भांति कोमल और बिखरे बादल हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पे होते हैं पक्षाभ बादल। ये हिमकणों से बने होते हैं। क्या चीज़ से बने होते हैं? पक्षाभ, हिमकणों से बने होते हैं। इसलिए इसमें वर्षा नहीं होती है। तो पक्षाभ बादल में क्या होता है? वर्षा नहीं होती है। ठीक है। कहता है चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। कहता है मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक सूचक कौन होता है? तो पक्षाभ बादल होता है। फिर पक्षाभ स्तरीय होता है। कहता है ये बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैले होते हैं। क्या होता है? दूधिया चादर की भांति फैले होते हैं। इसके आगमन पर चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है। तो पक्षाभ स्तरीय जब बादल रहता है तो चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ कहता है प्रभामंडल बन जाता है। किसमें? पक्षाभ स्तरीय बन जाता है। कहता है कि आगमन के क्रम में पक्षाभ मेघों के तत्काल बाद यह बादल दिखाई पड़ता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पक्षाभ मेघों के तत्काल बाद यह बादल दिखाता है। पक्षाभ मेघ के बादल में तो पक्षाभ कपासी होता है। ये रंग में सफेद रंग में छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं। ये समूह या लहरा नुमा दिखाई देता है। आप देखते हो बादल में कि ऐसा ऐसा गोल गोल होता है जो चलते रहता है, वो पक्षाभ कपासी बादल हो जाए। मध्य में होता है उच्च स्तरीय बादल और उच्च कपासी बादल होता है। कहता है ये भूरे या नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले होते हैं। छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है। इस विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। उच्च स्तरीय में लगातार वर्षा होती है। तथा गोलगार धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। ये महीन चादर के रूप में होते हैं। निम्न स्तरीय हो गया। धरातल के निकट कोहरे के समान बादल है। स्तरीय में कई परतों में पाई जाती है। ये आकाश में पूरी तरीके से छाए जाते हैं। स्तरीय बादल। स्टार कपासी हो गया, कपासी बादल हो गया। ये कपासी बादल होता है, गुम्बादार फूलगोभी की तरह होता है। ठीक है। ये प्राय साफ मौसम की सूचना कौन देता है? तो कपासी बादल जो होता है कहता है कि साफ मौसम की सूचना देने वाले यही है। कपासी वर्षा बादल में कहता है काला गहरा हो जाता है। ठीक है। वर्षा स्तरीय में कहता है ये वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं। एक मिनट। कहता है कि ये इसको बढ़ा देते हैं। तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण वाताग्रों के सहारे इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहता है नेपच्यून को कहा जाता है। कहता है किसको? नेपच्यून मतलब वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण को क्या कहता है? नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण, वरुण जो वरुण ग्रह है इस पे क्या होता है? मीथेन गैस होता है और जैसे लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। तो वरुण ग्रह पे क्या होता है? लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। सर्वाधिक ठंडा किसको कहते हैं? वरुण को सर्वाधिक ठंडा ग्रह कहते हैं। इसमें वायुमंडल अति घना होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनियम विद्यमान होता है। ठीक है। इसके प्रमुख उपग्रह कौन है? टिट्रोन और नीरोड। टिट्रोन और नीरोड इसके प्रमुख उपग्रह हैं। कहता है शुक्र को, जो वीनस है उसको कहता है सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र को। ठीक है। मंगल को लाल सतह होता है। इसमें फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि को गैसों का गोला और गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह भी कहा जाता है। किसके गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? तो न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था। ये 3 नियम दिए हैं। फर्स्ट कहता है कि इसके न्यूटन के द्वारा पुस्तक इसकी था, प्रिंसिपिया पुस्तक थी और जो कि 1687 ईस्वी में प्रतिपादन किया। 3 नियम दिया गया। प्रथम नियम को कहता है कि जड़त्व का नियम कहते हैं। इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है। और द्वितीय नियम है, इसमें कहता है कि F=ma है। ये को कहता है बल का व्यंजक प्राप्त होता है इससे, मतलब फोर्स का फॉर्मूला मिलता है इससे। तृतीय होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये थर्ड नियम हो गया। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है आवश्यक। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है नहीं, ऑक्सीजन तो रिलीज करता है। तो ये नहीं होगा तो ये तो ऐसे ही कट गया, तो क्लोरोफिल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कहता है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और कहता है कि वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं ये लोग। ठीक है। पर्णहरित हो गया। हरित लवक नामक पदार्थ पाया जाता है, इससे हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे और कुछ जीवाणु में ही घटित होने वाली प्रक्रिया है। तो अलगी और हाइड्रिया जैसे प्रकार जल में मिलते हैं। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है?
तो प्राकृतिक सफाई कर्मी अपघटक को कहा जाता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहता है? अपघटक को कहा जाता है। ये तोड़ तोड़ के कहता है अपघटक के नाम में कहता है जीवाणु और कवक आते हैं जो कि जो सड़े गले चीजों को सड़ा देते हैं, उसको किसको कहते हैं? अपघटक कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें डिटेल में दिया है। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? तो ये 73वां संविधान संशोधन से है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि भाग 9 के अनुच्छेद 243 के से 243 नंबर तक प्रावधान है। ठीक है, इसमें सूची में कितने काम है? तो 29 काम को इसमें ऐड किया गया है। और पंचायतों से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति 1957 में किया गया है। अशोक मेहता 1977 में था। जीवी के राव 1985 में है। एल.एम. सिंघवी 1986 में है। अशोक मेहता 1977 में, ये क्या था? बलवंत राय 1957 हो गया। ठीक है, अशोक मेहता 77, जीवी के राव 1985, एल.एम. सिंघवी 86, थुंगन 1988 और गाडगिल समिति 1988 में किया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है? तो कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो 25 क्वेश्चन ही रखते हैं और इसको 25-25 क्वेश्चन करके इसको पूरा कर दिया जाएगा।